संध्या। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। आज छठ के दूसरे दिन यानी कि खरना के अवसर पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही आज का यह दिन हम लोगों के जो महान चिकित्सक थे डॉक्टर बी साहनी, उनका पुण्य तिथि भी है। और इस दिवस को दोनों का एक साथ आना एक हम लोगों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन। और IFPH फोरम में निरंतर हम लोग इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि किसी महान दिग्गजों का हम लोग जन्मदिन और पुण्यतिथि को अवश्य है। तो आज श्रद्धांजलि दिवस हम लोग मना रहे हैं डॉक्टर बी साहनी के प्रति। और हम लोग के बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर रामजी सिंह सर, जो पूर्व केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के अध्यक्ष और होम्योपैथिक HMI के अध्यक्ष रह चुके हैं। और हम लोगों के आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह जी हैं, जो कि पाटियाला के रहने वाले हैं और काफी बुजुर्ग और काफी अनुभवी चिकित्सक हैं, जो आज भी साझा करेंगे। तो हम लोग मैं डॉक्टर रामजी सिंह का परिचय अभी दिया हूँ। फिर डॉक्टर रामजी सिंह के विषय में मैं यही कहूँगा कि आज जो होम्योपैथी के एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और एक कहते हैं कि एक क्रांतिकारी नेता के रूप में हम लोगों के सामने में है, जो आज इस लंबे उम्र के साथ भी आज भी होम्योपैथी के सुधार के लिए निरंतर लगे रहते हैं। मैं डॉक्टर रामजी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप इस सेशन का श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ करें। ओवर टू यू। बहुत थैंक यू डॉक्टर साहनी जी। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस शुभ अवसर पर डॉक्टर बी साहनी की पुण्यतिथि पर हम स्वयं उपस्थित हैं और बी साहनी के साथ हम छात्र जीवन से ही जुड़े रहे। तो आपने कहा एक महान चिकित्सक, लेकिन मैं मानता हूँ महान चिकित्सक के साथ साथ वो एक महान संत भी थे, क्योंकि उनके साथ बड़ी लंबी लंबी यात्राएं, उनके गाड़ी में मुझे घूमने का मौका मिला, HMI को संगठित करने का मौका मिला। बिहार के जब वो अध्यक्ष थे तो उनके गाड़ी में उनके साथ जा करके पूरे बिहार के हर जिलों में हम लोग एक क्षेत्रीय सम्मेलन करते थे। तो साथ में जो लंबी यात्रा उनके साथ जाने का, ट्रेन से कहीं जाना हुआ, बॉम्बे जाना हुआ, जबलपुर जाना हुआ, लंबी लंबी यात्राएं उनके साथ ट्रेन से करनी पड़ी। तो उस पूरे जर्नी में मैंने उनको एक महान चिकित्सक के साथ साथ महान संत के रूप में और अपना व्यक्तिगत आदर्श मानता हूँ कि जब मैं कुछ उनसे बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मुझे मिली कि जब कुछ मैं कभी किसी मीटिंग में HMI की NEC मीटिंग में जब मैं ज़्यादा आक्रोशित होता था तो बाद में मुझे वो बोलते थे कि नहीं, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा आक्रोश को कम करना चाहिए। तो एक महान मेरे मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक के रूप में, और मुझे याद है कि वो कॉलेज में हम लोग जब पढ़ते थे तो सप्ताह में एक दिन क्लास लेने भी आते थे। तो मेरे शिक्षक, मेरे गुरुदेव, मेरे महान संत को मैं उनका अपना आदर्श मानता हूँ और उनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो आज उनकी इस पुण्यतिथि पर बहुत ही मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और उनको नमन करता हूँ। तो डॉक्टर बी साहनी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो बड़ा कम है। उन्होंने जो हेयर ट्रांसमिशन के बारे में एक क्रांतिकारी अपना शोध प्रस्तुत किया था, कई जगह तक उस पर उनके बोलने का मौका भी मिला था। आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी लोग जितना उपस्थित हैं, मैं अपने तरफ से, अपने तमाम चिकित्सकों के तरफ से आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, कभी विवेचना होगी, कभी चर्चा होगी तो उनके बारे में बहुत कुछ कहने का मौका है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारे मित्र, हमारे सहपाठी और हमारे सहभागी डॉक्टर MK साहनी जी आज के इस अवसर पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, अनुशासित हैं और समय से कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और अपनी श्रद्धांजलि डॉक्टर बी साहनी के प्रति अर्पित करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर सर, रामजी सिंह सर। आपने बहुत ही गंभीर बातें कही और एक महान संत के रूप में। तो मैं एक न्यूज़पेपर छपा था, मुझे याद है बहुत पहले, उसमें लिखा था एक चिकित्सक एक मसीहा।
तो आपने बड़ा सही समय पर इस बात को हम लोगों के सामने में लाया। अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आज के जो मुख्य स्पीकर हैं डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह जी का मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह जी एक मिनट। डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह जी लुधियाना में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। पंजाब से इन्होंने एमडी किया है और क्लासिकल होम्योपैथी तथा पेडियाट्रिक्स केसेस में इनका विशेष अनुदान रहा है। सेमिनार और कार्यशालाएं महाबलेश्वर में प्रेडिक्टिव होम्योपैथी द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। बिरला मातुश्री में डॉक्टर शंकरन द्वारा कार्यशाला में भाग लिया। ये डॉक्टर गुरुदेव नानक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष रिपोर्टरी के रहे हैं और गुरु रविदास आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय होशियारपुर में पीजी गाइड है। इन्होंने छात्रों को डिजर्टेशन के लिए भी गाइड किया है और लुधियाना में कई एक परीक्षाओं में ये रहे हैं। तो इनका क्लिनिक काफी अच्छा क्लिनिक है और IPH के द्वारा जो अभी पुणे में हाल में सम्मेलन हुआ था, इन्हें होम्यो रत्न के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। तो आइए हम लोग डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह जी से डॉक्टर बी साहनी के विषय में उनका जो आज का प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग जानने का कोशिश करें, सुनने का कोशिश करें। उनका विषय है रिमेम्बरिंग द लिगेसी ऑफ डॉक्टर बी साहनी, अंडरस्टैंडिंग हेयर ट्रांसमिशन, द फ्यूचरिस्टिक विजन। बहुत ही गंभीर विषय है और मैं डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, आप अपना प्रेजेंटेशन को शुरू करें। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। डॉक्टर मुक्तिंदर जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। तो प्रथम प्रणाम डॉक्टर एम साहनी जी और IFPH के इस प्लेटफॉर्म को मैं नमन करता हूं कि आपने मेरे को आमंत्रित किया इस विशेष दिवस के रूप में। और डॉक्टर बंधु साहनी जी जो हमारे गुरु हैं, बड़े हैं, जैसे अभी डॉक्टर राम जी सिंह ने बताया कि कोई भी इंसान बड़ा अपने गुणों से होता है। तो उनमें जो गुण थे, उनमें जो क्वालिटीज थी, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगी हमेशा। तो जब डॉक्टर साहनी ने मेरे को कॉल किया तो मैंने कुछ लिटरेचर पढ़ रखा था, फिर भी मैंने सर को बोला कि आप मेरे को एक उनका जो भी आपका बुक है वो प्लीज़ मेरे को भेजिए। तो उसके आधार पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई है और सरप्राइजिंगली पिछले तकरीबन 1-1.5 महीना पहले सर ने मेरे को बोला था कि आप इसके ऊपर काम करना शुरू करो और मैंने इस मेथड को अपनी प्रैक्टिस में अभी अप्लाई करना, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, इससे पहले मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था। पढ़ा था, सुना था, मन में हमेशा एक वो अट्रैक्शन थी कि इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। बट अभी पिछले तकरीबन 40 दिन से जब से मेरे को वो बुक मिली और मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने इसके ऊपर काम किया। कुछ केसेस जैसे मैंने अपने घर के मतलब फैमिली मेंबर्स को मैं डेलिबरेटली, कुछ मेरे मदर हैं, वो अक्सर उनको तबीयत खराब होता है, तो शी इज़ एल्डर, तकरीबन 75+ उनकी एज है। तो मैं क्लिनिक पे उनका एक हेयर लेके गया और उस दिन जैसे एक्यूट में उनको कुछ दिक्कत आई, तो जब मैंने वहां से मेडिसिन ट्रांसमिट किया जो मेथड बताया गया है, तो उनको वैसा ही सेम इफेक्ट आया जैसा उनको डोज देने से आता है। दूसरा मैंने अप्लाई किया अपने वाइफ के केस में, उनको भी जब जरूरत पड़ी तो मैंने हेयर ट्रांसमिशन से उनको एक डोज दिया। बिकॉज मैं ये बोलता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जो मैंने पेडियाट्रिक सीखी है वो उसके बाद ही मैंने अप्लाई करना शुरू किया है कि जब मेरी बेटी हुई, जो छोटी बच्ची थी, तो उसको जब हम उसका बचपन हमने जिया, तो उसके साथ ही मेरा पेडियाट्रिक्स में कॉन्फिडेंस बना है। तो मेरे को याद आती है अभी गुरु तेग बहादुर जी का पटना से बहुत संबंध रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी का संबंध रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में एक घटना आती है कि एक बार एक माता जी अपने एक छोटे बच्चे को लेके उनके पास आते हैं
और उनको बोलते हैं कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो आप इसको मना करिए, इसको शरीर पे इसके फिंसियाँ निकलती हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, तो ये गुड़ खाना नहीं छोड़ता है। तो ये इसको तबीयत खराब, वैद्य ने बोला कि जब तक ये गुड़ खाना नहीं छोड़ेगा तो इसकी जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने बोला कि आप ऐसा करो, आप अभी मेरे को इसको 10 दिन बाद मेरे पास लेके आओ। तो 10 दिन बाद वो माता जी लेके आए अपने बच्चे को। तो उन्होंने बोला कि बेटा गुड़ नहीं खाना, गुड़ आपके सेहत को नुकसान करना है, तो आप गुड़ खाना छोड़ दो। तो माता जी बहुत हैरान हुए और बोलते कि पहले भी आप ये 10 दिन पहले भी तो आप ये बात बोल सकते थे। तो गुरुजी ने बोला कि भाई तब मैं भी गुड़ खाता था, तो अब मैंने खुद पहले छोड़ा, तो मैं दूसरे को बोल रहा हूँ। इसीलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा थी कि सर ने, डॉक्टर M K साहनी सर ने मेरी ड्यूटी तो लगा दी, ठीक है, और मैं खुद इसको अनुभव नहीं किया हूँ इस चीज को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाएगी। तो मैंने जो डॉक्टर, इन्होंने मेरे को बुक भेजी, और डॉक्टर रवि सिंह जी हैं, मेरे ख्याल वो मीटिंग में हैं, उनका मैंने लिटरेचर ऑनलाइन जो प्रेजेंस है उसको देखा और उनके केसेस पढ़े। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में कुछ केसेस में अपने कुछ पेशेंट्स से, तो अभी मैं कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं मैं उनके कैसे हेयर्स प्रोक्योर करूँ। और मेरे को एक सेटअप बनाना पड़ेगा, उसके लिए शायद मैं पटना आऊँगा सर आपके पास देखने के लिए कि आप कैसे उनकी लाइब्रेरी आर्काइव कैसे करते हैं, जो आप उनको प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो बट आज की मेरी जो ये प्रेजेंटेशन है ये इसी विषय के ऊपर मैंने बनाई है। तो उम्मीद है कि मैं एक नौसिखिया हूँ इस मामले में, बट जो मैं प्रेजेंट करूंगा आप लोग उसको पसंद करेंगे और मेरे को मेरी जो गलतियां मेरे को बताएंगे। तो सर आ गया है, क्या मैं स्टार्ट करूं जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सर, यस सर। ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, ये डॉक्टर साहनी सर जो हैं, ये ट्रांसमिशन ऑफ होम्यो ड्रग्स एनर्जी फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो साहनी इफेक्ट के नाम से उनका ये एक रिवोल्यूशनरी, और बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है इसके ऊपर, इसके ऊपर मैं आगे बात भी करूंगा। तो डॉक्टर बंधु सानी जो फोर्टी पटना कहीं कहाँ है बिहार से 40? हैं, तो उनको, उन्होंने ये जो इस विषय के ऊपर काम किया है कि, तो अच्छा। उन्होंने अपनी जो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वेंशनल, सर, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। डॉक्टर मुख्येंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सॉरी, आइए। यस। पता नहीं कैसे हो गया ये। नहीं, तो मैं किया था क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे, इसलिए मैंने क्या उसमें सबको अच्छा, हो जाते हैं। तो मेरे को नहीं पता चला। तो उन्होंने क्या किया कि जो टोटल ऑर्गेनन की हमारी फिलॉसफी है, डॉक्टर बंधु सानी जी जो हमारे, जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने एक्सपीरियंस को, होम्योपैथिक फिलोसफिकल बैकग्राउंड की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने ये बोला कि जो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है वो एक एनर्जी सब्सटेंस है, उसमें कुछ मटेरियल नहीं है। तो अगर हम उसको फिजिकली कंज्यूम भी करते हैं तो प्रैक्टिकली हम कोई भी फिजिकल या मटेरियल डोज नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम मटेरियल डोज दे ही नहीं रहे हैं, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी को एनर्जी की तरह भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इसी फाउंडेशन के ऊपर जो डॉक्टर हैनिमन का एफरिज्म 11 का 6th एडिशन का फुटनोट है, उसमें जो वर्ड डायनेमिक इन्फ्लुएंस आता है कि हमारी जो मेडिसिन है उसका वाइटैलिटी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो डायनेमिक होता है, वाइटल फोर्स के ऊपर। इसी के ऊपर उन्होंने सारा आधारित करके इस सारे सिस्टम को, इस सारे तरीके को कंसीव किया। हम जानते हैं कि हमारे पास 3 मेजर तरीके हैं मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए। ओरल मेथड हम सारे यूज करते हैं, ग्लोब्यूल्स में, अल्कोहल में, वाटर में, किसी भी तरह हम बच्चे को ओरली, बड़े को ओरली मेडिसिन देते हैं। दूसरा, हम जो ICU में पेशेंट्स होते हैं या अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं जिनके ओरल कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम ओरल रूट से उनको मेडिसिन नहीं दे सकते, तो हम उनको बाय टैक्टाइल टच सेंस से मेडिसिन, उनके मेडिसिन को रब किया जाता है। या थर्ड मेथड जो बहुत कॉमन मेथड है वो ऑल्फैक्शन का मेथड है कि हम बाय स्मेल इनहेलेशन से हम मेडिसिन देते हैं। तो ये ऑर्गेनिन में परिचित और हम सब लोग इन जो को इस्तेमाल करते हैं।
और डॉक्टर हैनेमन ने जो होम्योपैथिक मेडिसिन को मेस्मरिज्म से आप कंपेयर किया है। मेस्मरिज्म क्या होता है कि एनर्जी पासेज, हम अपने ऑरा को पेशेंट के ऑरा से शिफ्ट करते हैं, उसको हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं बाय थिंकिंग ऑफ मेडिसिन, बाय गेज, बाय नॉट टचिंग, एक्चुअली पासिंग द एनर्जी। इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। तो ये वाइटल प्रिंसिपल के ऊपर काम करने वाली चीज है। हालांकि बहुत शॉर्ट एक्टिंग मेथड होता है, मैंने अपनी लाइफ में मेस्मरिज्म को काफी अप्लाई किया है अर्ली स्टेजेस में। तो ये जो फिलोसफिकल फाउंडेशन ने ही डॉक्टर सानी को इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि एक नया ट्रांसमिशन फ्रॉम ए डिस्टेंस जिसको किया जाए। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है कि पोटेंटाइज मेडिसिन की जो नेचर है वो डायनेमिक होती है। डॉक्टर हेनेमन ने ऑर्गेनन में बोला है कि डिजीज भी डायनेमिक है, तो उसको ठीक करने के लिए मटेरियल डोज की नहीं जरूरत, उसके लिए डायनेमिक नेचर ऑफ मेडिसिन, पोटेंटाइज मेडिसिन, जो पोटेंटाइजेशन उन्होंने की। मैं उस पोसोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, मैं उस चीज में जा ही नहीं रहा हूँ कि हम सबको पता है, ये बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूँ कि हम सबको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की जो नेचर होती है वो डायनेमिक होती है। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है और एक डेफिनेट वेवलेंथ पे ऊपर जो काम करती है। ये जो मेडिसिन हैं किसी पर्सन के ऊपर तुरंत काम करना शुरू कर देती हैं जैसे ही वो उसकी एनर्जी फील्ड में आती हैं। और जो पोटेंटाइजेशन है वो मटेरियल सब्सटेंस को डायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसका क्लासिकल एग्जांपल है कि रोज हम नमक खाते हैं अपनी सब्जी में, दाल में, कितनी तरह से हमारे अंदर नमक जाता है, बट वो नेट्रोम्यूर मेडिसिन का एक्शन नहीं करता है कभी भी। बट जब हम उसको पोटेंटाइज्ड फॉर्म में लेते हैं तो वी हैव क्योर्ड केसेस विद नेट्रोम्यूर ऑफ कैंसर, ऑफ ब्लैडर डिजीजेस, ऑफ सो माइग्रेन, हर एक बंदे की हमारी पॉलीक्रेस्ट, मेजर पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है नेट्रोम्यूर। तो पोटेंटाइजेशन को समझने के लिए नेट्रोम्यूर से अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। और हर एक मेडिसिन का, तो पहला पॉइंट तो ये था कि मेडिसिन की डायनेमिक जो उसकी पोटेंटाइज नेचर है वो उसकी स्ट्रेंथ है, कोर प्रिंसिपल है। दूसरा, ये हर एक रेमेडी है। जैसे अगर हम मान लो किसी चीज से दवाई, लैक्केन से दवाई बना रहे हैं, तो ये उसका एक एनर्जी पैटर्न है। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं या इमटेरियल हैं, जैसे हमारे पास मेडिसिन है लूना से, मून रेज से मेडिसिन बन रही है, या एक्वा से हमारी जो कार्ल्सबैड दवाई है, सैनिकुला दवाई है, वो डिफरेंट स्प्रिंग वाटर से बन रही है। तो हर एक वस्तु जो भी बनी है इस संसार में, उसका अपना एक एनर्जी पैटर्न है, उसका एक अपना एनर्जी सिग्नेचर है। जैसे बहुत बार मैं कहता होता हूँ कि जो आदमी कभी विष नहीं खाता, फिश नहीं खाता, या जिसके आसपास कोई सांप भी नहीं है, बट वो अचानक से बीमार होता है और उसके अंदर लेक्सिस के सिम्टम कहाँ से आ जाते हैं? तो एक एनर्जी सिग्नेचर है, एक सिम्टम टोटलिटी है, वो लेक्सिस को उसके अंदर से प्रकट हो गई। तो ये हमारी शास्त्रों में माना जाता है कि 84 लाख जून हमारे इंसान जो इस सृष्टि पे काम करती है, 42 लाख जीव जल में होते, और 42 लाख जो है वो अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज, इस तरह से हमारे अंदर योनियां हैं। और वो हर एक योनि का एक अपना सिग्नेचर पैटर्न है। जैसे जो वो भी हमारे हर एक चीज का एक एनर्जी पैटर्न है। जिंजर का अलग एनर्जी पैटर्न का है, सॉल्ट का एक एनर्जी पैटर्न है, प्लेटिना का अलग एनर्जी पैटर्न है, ऑरमेट का अलग एनर्जी पैटर्न है, सिपिया का अलग। तो जब भी कोई विशेष व्यक्ति, उसका सोरा, लेटेंट सोरा जब फ्लेयर अप होता है या उसके अंदर एक क्रोनिक डिजीज क्रिएट होती है, तो एक डिजीज का एनर्जी पैटर्न बनता है जो यूनिवर्स में किसी ना किसी चीज से मैच कर रहा होता है। तो हमारी मेडिसिन वो एनर्जी पैटर्न है। जब हम उसका सिमिलिया क्रिएट कर देते हैं कि उसके अंदर जो भी एनर्जी पैटर्न इस टाइम डेवलप हुआ है, सपोजिंग उसमें लोकेसिटी आई है, उसमें नाइट एग्रेवेशन आई है, उसमें सेंसिटिविटी अराउंड नेक आई है, उसमें ये सिम्टम आए हैं, तो वो लेक्सिस का एनर्जी पैटर्न उसके अंदर अपीयर हुआ है। तो जब हम पोटेंटाइज लेक्सिस, जिसको हम नेचुरल डिजीज बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हुई है, जब हम आर्टिफिशियल डिजीज के रूप में लेक्सिस उसको देंगे तो उसका वो सिमिलिया क्रिएट होगा, और जो नेचुरल डिजीज है वो आर्टिफिशियल डिजीज को पुश कर देगी। तो इसी तरह हर एक जो रेमेडी है वो एक यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर, जो वाइटल डायनेमिक प्लेन के ऊपर काम करती है। तो ये हमारा जो इंडिविजुअलाइजेशन के ला को हम बात कर रहे थे अभी, तो जो हर एक बंदे की जो नेचुरल बिलोंगिंग है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम, इवन जो डॉक्टर जो पैथोलॉजी जिसमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डेविडसन और गाइटन में ये लिखा है कि अगर किसी बंदे के चेहरे पे एक छोटा सा पिंपल भी प्रोड्यूस हो रहा है,
तो ये मत मानो कि उसके उस फेस के उस पार्ट के ऊपर एक इरप्शन प्रोड्यूस हो रहा है। उसकी होल वाइटैलिटी, उसका पूरा होम्योस्टेसिस, उसकी पूरी बॉडी, उसके पूरे पूरे के पूरे एनर्जी पैटर्न ने ये डिसाइड किया कि जो उसके अंदर टॉक्सिन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी जगह चुनी जाए, किस तरह की पैथोलॉजी प्रोड्यूस की जाए, और उसका क्या, उसका जो होगा स्वरूप होगा, उसका स्वरूप हमारी वाइटैलिटी तय करती है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है वाइटल फोर्स की, वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी के कुछ खास अंग हैं, जैसे हेयर्स, नेल्स, ब्लड, वो सब उसके उस नेचुरल एनर्जी को, उस पर्सन की एनर्जी सिग्नेचर को कर रहे हैं, जो उसकी बॉडी के अंदर चल रही है। तो तीसरा जो है मेन फिर कौन प्रिंसिपल है, हमने अभी तक दो प्रिंसिपल की बात की। पहला प्रिंसिपल था कि हमारा डायनेमिक नेचर ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन है, जिससे डॉक्टर साहनी को ये विचार आया कि डायनेमिक का मतलब डायनेमिक है। दूसरा, हर एक एनर्जी, हर एक मेडिसिन, हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअलाइज एनर्जी पैटर्न है, एनर्जी सिग्नेचर है। और हमारे बॉडी पार्ट, हमारी बॉडी का एक एक सेल जो है, वो जैसे आजकल हम करते हैं कि अगर कोई क्राइम सीन पे किसी व्यक्ति का कोई भी शरीर का कोई ब्लड का स्टेन मिलता है, उसके नेल्स में किसी के हेयर्स मिलते हैं, तो वो उसको एज सैंपल मानते हैं और उसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी प्रूफ क्रिएट कर लेते हैं कि उसकी डीएनए सैंपलिंग के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान के शरीर का कोई भी अंग उस इंसान की पूरी पहचान है। जैसे हमारा आधार कार्ड है, एक डिजिटल सिग्नेचर है, हम अपने उसमें जो क्रिएट कर रहे हैं अपनी उसको, जो हमारा जो आजकल जैसे डिजी लॉकर आ गया, तो हम एयरपोर्ट में भी जाते हैं, डिजी लॉकर में हम करते हैं और हमारा जो वो लॉग इन कर देते हैं, हमारी कोई फिजिकल चेकअप नहीं करते, कोई हमारी आइडेंटिटी चेक नहीं करते, वो डिजिटली हमारा एक सिग्नेचर क्रिएट करती है। उसी तरह नेचर ने हमारी बॉडी के हर एक सेल को, हर एक ब्लड को, ब्लड में सेल्स हैं जो, और हमारे हेयर्स को हमारा डिजिटल सिग्नेचर दिया है। और तीसरा रेजोनेंस फिनोमेना, जब किसी पेशेंट का डिटैच हेयर जो होता है वो उस डायनेमिक मेडिसिन के कांटेक्ट में आता है, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और मेडिसिन उसको, यूनिवर्स में वो बंदा कहीं भी होगा। तो ये कुछ ऐसी आपने देखा होगा कि ये लोग जो हमारे जो मिथ्स हैं, या हमारी जो, आगे मैं आता हूँ उस बात पे, तो हमारा हेयर जो है वो हमारे साथ यूनिवर्सली कभी भी कनेक्टेड रहता है। अब अभी ये सवाल यहाँ आता है कि सिर्फ हेयर्स को ही क्यों चुना डॉक्टर साहब? आपने देखा होगा हमारे सिखिज्म में भी, हमारे जो सिख बनते हैं, जब हमें अमृत छकाया जाता है, तो उसमें ये कंडीशन लगाई जाती है, चार कंडीशन लगाई जाती हैं। पहली कंडीशन सबसे पहले यही होती है कि आपने शरीर के किसी भी बाल को, चाहे वो किसी भी पार्ट पे बाल आया है, उसको छेड़ना नहीं है। जैसे आपने मेरा भी देखा होगा, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है। इसका रीजन हमारा रिलीजियस, ये एक नंबर वन कंडीशन है कि जैसा भगवान ने आपको बनाया, आपने अपने बालों को नहीं छेड़ना। दूसरा, आपने पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना। तीसरा, आपने कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करना। और चौथा जो है, एक विशेष ढंग से जो मांस का जो सेवन नहीं करना, नशा, तंबाकू, एक पर स्त्री पर पुरुष, और एक अपने केशों का संभाल करना। तो केश ही क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में ये माना जाता है कि केश जो हमारे होते हैं, ये हमारे डिवाइन कनेक्शंस हैं, दे लाइक एक्ट लाइक एंटीना, ये हमारे एक सिग्नलिंग एंटीना, और हमारी यूनिवर्स, हमारी जो सिर पे हम ये यहाँ पे जूड़ा बांधते हैं, तो ये हमारे त्रिकुटी का स्थान है। तो यहाँ पे जो एनर्जी पैटर्न है हमारा, वो हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड करता है। तो हम जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो हमारी एनर्जी हम ड्रा करते हैं, तो वो हमारे ये बालों में से ही प्रिजर्व होके हमारे जो है बॉडी में संचारित होती है। तो बालों का ना काटना एक बहुत बड़ा, जो हमारा जो बहुत बड़ा जो एक, आगे मैं उसमें अगर हो टाइम मिलेगा तो हम उसमें बात भी कर सकते हैं। तो जो बाल हैं हमारे, जो केश हैं, आप देखो श्री कृष्ण को केशव भी बोला जाता है। और हमारी जो बहुत सारी जो शास्त्रों में, आप हमारे जो जितने भी अवतार हैं, चाहे वो यीशु मसीह से हैं या मोहम्मद साहब हैं, उनके बारे में यही, उनके जो हजरत बल दरगाह में मोहम्मद साहब के जो केश अभी भी रखे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के केश अभी भी हमने प्रिजर्व करके रखे हैं। जो जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जितने भी भगवान हैं, उनकी अगर आप देखो जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो उनमें उनके केश दिखाए जाते हैं, जो उनके। तो केश जो है हमारे शरीर का एक श्रृंगार है। आप देखो, जो अगर केश है उसका सिर्फ एक कॉस्मेटिक नहीं है स्वभाव,
आप देखो, जब कभी किसी बंदे को कैंसर हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, या उसकी वीकनेस होती है, तो उसके बॉडी में से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और हमें पता है कि हेयर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये डॉक्टर बंधु साहनी जी का एक बहुत बहुत डीप स्पिरिचुअल विजन था कि उन्होंने हेयर को चुना। इसकी मैं यहीं तक ही करूंगा चर्चा, आगे टाइम मिलेगा तो बड़ी बात करेंगे। तो उन्होंने जो स्टेप बताए हमें, कि इस मेथड के बारे में छोटी सी बात करूंगा, कि केस टेकिंग और मेडिसिन सिलेक्शन के बाद जो हमारा क्लासिकल वे है, हम केस को रिपर्टराइज करेंगे, मेडिसिन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने एक ट्रांसमिटिंग सेट प्रोड्यूस करना है, जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर जो हमारे पूरे एक बाल जड़ समेत लेते हैं और पेशेंट के स्काल्प से निकाला जाता है, और फ्रॉम हेड से ही लेना चाहिए। और एक जो है, एक बाल जो हम ले लेते हैं वो कम से कम 10 साल तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एलएम पोटेंसी का चयन करते हैं, बिकॉज डॉक्टर हैनेमन की जो रिफाइंड स्केल थी। तो उस पोटेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं एक, उसमें एलएम पोटेंसी की मेडिसिन को डिल्यूट किया जाता है 5 ml ग्लास वायल में, उसको 10 स्ट्रोक्स दिए जाते हैं और उस डिल्यूटेड मेडिसिन में। उसके बाद उसमें एक ढक्कन लगा के, कॉर्क लगा के, या किसी तरह हेयर को इंसर्ट कर दिया जाता है। वो हेयर का रूट वाला साइड जो है वायल के अंदर रख के, डाइल्यूटेड मेडिसिन के बाद रूट एंड को इनसाइड सॉल्यूशन जो है वो कर दिया जाता है, और जो उसका टॉप एंड है एंटीना की तरह, वो दो ढक्कन में से बाहर निकल रहा होता है। तो उसकी लेबलिंग जो होती है, कि ट्रांसमिटिंग सेट उसको हम बोल देते हैं कि, तो उसमें मेडिसिन का नाम, पेशेंट का नाम, तारीख और कोड नंबर हम लिख देते हैं, और उसको स्टोर कर लिया जाता है कि सेफ कपबोर्ड में रखा जाता है। तो जो एलएम पोटेंसी की मेडिसिन होती है, उसको पानी में डाइल्यूट किया जाता है, और टेंस ये जो मैंने अभी बोला, तो उसके ऊपर जब हम कर देते हैं कि ट्रांसमिशन ऑन, जब हेयर जो है वो दवाई को टच कर रहा है तो वो ट्रांसमिशन ऑन है। जब हेयर वायल से डिटैच करके ड्राई करके रख दिया तो ट्रांसमिशन ऑफ का स्टेट आ जाता है। तो दवाई देने, जब हमने किसी पेशेंट की हिस्ट्री ली, एक्यूट में ली, या उसको मेडिसिन ट्रांसमिट करनी है हमने, तो हम सबसे पहले उसको, जैसे हमने पहले प्रोसीजर कराया कि दवाई सिलेक्ट करके उसका ट्रांसमिशन ऑन कर देते हैं। तो इनिशियल फॉलोअप में क्या करते हैं कि पेशेंट को 15 दिन के अंदर हम रिपोर्ट कर, एक्यूट है तो कुछ घंटों में, और अगर क्रोनिक है तो 15 दिनों में अंदर हम उसकी रिपोर्ट मांगेंगे। अगर तो कोई सिम्टम्स में चेंज नहीं आया तो हम उसी वाइल को 10 स्ट्रोक्स और देंगे, और ट्रांसमिटिंग सेट को उसकी पोटेंसी हम प्लस कर देंगे। अगर कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस आती है तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर सिम्टम्स में होम्योपैथिक एग्रेवेशन आती है, तो या तो हम देखेंगे कि वो एग्रेवेशन टाइप क्या है, होम्योपैथिक एग्रेवेशन है, डिजीज एग्रेवेशन है, या कौन सी एग्रेवेशन है, या मेडिसिनल एग्रेवेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई चेंज नहीं आ रही है तो हम उसको भी, अगर सिम्टम एग्रेवेट हुए हैं तो हम उसकी ट्रांसमिशन ऑफ कर देंगे। अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो ट्रांसमिशन को ऑफ कर देंगे और सिम्टम को स्टेबलाइज होने देंगे। और अगर हमें लगता है कि जो हमें मेडिसिन को चेंज करने की जरूरत है, तो हम उस ट्रांसमिटिंग सेट से हेयर को निकाल देंगे, उस बाल को साफ करके, जब अब दोबारा से हम उसको प्रिजर्व कर लेंगे, तो हम उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देंगे हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिलने के बाद। अब डॉक्टर साहनी की इस थ्योरी के ऊपर जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह ये काम करती है। तो सबसे पहला जो डॉक्टर साहनी का ट्रांसमिशन मेथड, उसके ऊपर हम जो चर्चा करें कि कैसे ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज इट सीम्स लाइक ए फेरी टेल। तो ये तो कोई दंत कथा जैसा लगता है, पर नहीं। तो उसमें हम मानते हैं कि ये हमारी मेडिसिन जो है वो डायनेमिक है, ठीक है, पर दुनिया को बताने के लिए हमें कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी देनी पड़ती है। तो सबसे पहली जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो है रेडिस्थीसिया और रामन इफेक्ट। जो रामन इफेक्ट होता है उसमें है कि रेडिस्थीसिया के ऊपर जो डिटेक्शन रेडिएशन की और एनर्जी फील्ड की होती है, उन्होंने कहा कि जो रामन इफेक्ट होता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स, जो हमारे किसी भी सब्सटेंस के फोटोन, बिकॉज अभी जो है लेटेस्ट मैंने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हैं जीएचएफ के, उन्होंने जो कुछ जो फिजिक्स के जो नैनो पार्टिकल्स जो डिटेक्ट हुए हैं, कि हमारी पोटेंटाइज मेडिसिन में भी बहुत आगे तक उसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो इन इलास्टिक स्कैटर जो फोटोन्स होते हैं उस सब्सटेंस के, वो रामन इफेक्ट से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते थे। दूसरा जो है वो प्लैंक्स लॉ की जो दी जाती है प्ली, कि प्लैंक्स लॉ एनर्जी
E इज एनर्जी और एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वी इज फ्रीक्वेंसी। जब मेडिसिन हेयर इन्फ्यूज की जाती है, हेयर एमिट करना शुरू करता है, तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल है, अगर उसमें एयरटेल का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क यूज करता है और हमारा जो मेरा मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल से रिंग जाएगी एयरटेल के नेटवर्क से और अगले के मोबाइल पे डिस्प्ले होगी। सर्टेन फ्रीक्वेंसी एक एयरटेल की है और एक मेरे नंबर की है, तो मेरा नंबर जब बोलेगा तो एयरटेल के नेटवर्क की उस बैंडविड्थ को यूज करके अगले के नंबर पे मेरा वो चला जाएगा। तो जो नेटिव इंडिविजुअल ही उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसी तरह अगर आप मेरा नंबर डायल करते हैं तो मेरा नंबर पे ही वो कॉल आएगी, किसी और के नंबर पे वो कॉल नहीं जाएगी, मैं ही उसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो अगर आपने मेरा नंबर डायल किया तो वो मेरे मोबाइल पे रिंग आएगी और मैं ही उसको सुन सकूंगा। सेम इसी तरह E इज इक्वल टू एच वी का लॉ इसमें, कि अपने मेरे बाल से जो एनर्जी निकलेगी वो मेरा शरीर ही उसको सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको ही साहनी इफेक्ट किया जाता है। जो ड्रग एनर्जी एमिशन होती है वो डिटैच हेयर से, वाइटल वायल से और रेजोनेंट एब्जॉर्प्शन के पेशेंट किसी भी डिस्टेंस पे बैठा हो वो यूनिवर्स में फैल जाती है और यूनिवर्स में से वही पर्टिकुलर पर्सन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसमिशन जो होती है हर एक की अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे जो एरोप्लेन जब उड़ रहा है तो उसकी एक अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो जो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हम उसको ब्रीच नहीं कर सकते। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, जो चैनल वाले ब्रॉडकास्ट करते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है। मोबाइल सिग्नल है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जो जैसे लाईफाई, लाइट फिडेलिटी, जो एक नया वाईफाई के बाद एक नई टेक्नोलॉजी है ये लाईफाई। तो इसी तरह ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिशन के ऊपर काम करती हैं, कि जिसके लिए आप सिग्नल छोड़ोगे केवल वही पर्सन सिग्नल ले सकता है। तो हेयर ट्रांसमिशन बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। तीसरा है डीएनए कनेक्शन। जो डीएनए कनेक्शन का मतलब है हमारा हेयर हमारे डीएनए का पूरा मैप है। तो जो हेयर फॉलिकल जो उसका हमारा डीएनए है, तो डीएनए एक यूनिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें, हमारी जीन्स की हर एक इंडिविजुअल की। तो एक पर्सन का डीएनए दूसरे से नहीं मैच करता, तो उसी तरह उसके डीएनए को मैचिंग एनर्जी ही उसको कैच होगी। ठीक है। तो एक मिनट सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी जो नई मैंने की है? है सर, है सर। ये वर्ड की फाइल मैंने एक की है शेयर। हाँ, ये आ रहा है। आ रहा है ना? तो मैंने पूरी स्लाइड्स नहीं बना पाया। तो ये जो डॉक्टर एम के सानी ने जो हमारे जो इन्होंने जो मैग्नेटिक फोटोन थ्योरी और क्वांटम एंटेंगलमेंट दी है, इसके बारे में आज बात नहीं करूंगा बिकॉज इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी है, तो हम अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे इस मेथड के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहले तो जो बैंड एडवांटेज क्या है कि सबसे पहले हमारे लिए होता है कि मेडिसिन आजकल, जैसे क्या था मेरे लिए बड़ी दिक्कत आ गई पिछले दिनों में, यूएसए के कोरियर बंद कर दिए उन्होंने, कनाडा की कोरियर सर्विस बंद कर दी। ट्रम्प ने कुछ चार्जेस लगाए, टैरिफ्स लगाए, तो इंडिया ने तकरीबन 1 डेढ़ महीना बंद रहे हैं। तो अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। जो पेशेंट्स को एक्यूट आया था पहले 8-10 दिन में दवाई मिल जाती थी, अब नहीं भेज पा रहे। तो मेरे को लगा कि अगर हमारे पास उनका हेयर का सैंपल रहता तो हम हमारे लिए ये समस्या खत्म हो जाती। तो डिस्टेंस इज नो बार, पेशेंट किसी भी लोकेशन पे है उसको ट्रीट किया जाता है और उसकी फिजिकल प्रेजेंस हमारे क्लिनिक में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और जैसे जो बहुत सारे एरियाज है जहाँ से पेशेंट नहीं आ सकता, रात में परेशान हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो दवाई कल जाएगी या नहीं मिली, वो समस्या सारी खत्म हो जाती है। और हम कभी भी 24 घंटे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंटिन्यूसली उसको मेडिसिन एंड एनर्जी मिलती है। किसी भी तरह की भी उसको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि मैंने डोज लिया या नहीं ली, बस ऑटोमेटिक मोड पे हो जाता है। आपने इस ट्रांसमिशन ऑन किया और दवाई उसके पर लगातार ट्रांसमिट हो रही है। और एग्रेवेशन मैनेजमेंट को जैसे हमने फॉलोअप्स की बात की कि जैसे हमें लगेगा कुछ एग्रेवेशन आ रही है, पोटेंसी इंक्रीज करनी है, तो हमें उसी टाइम हम अपना हमारे हाथ में ज़्यादा कंट्रोल है। बिकॉज आर्टिफिशियल डिजीज हमारे कंट्रोल में जब तक रहेगी तो नेचुरल डिजीज को हम उतना बड़ा पुश दे पाएंगे। तो हमारे पास आर्टिफिशियल डिजीज बहुत स्ट्रांग होल्ड पे है। फिर ओवरडोजिंग का कुछ भी
चक्कर नहीं पड़ता। जबकि हम कभी भी दवाई, क्योंकि पेशेंट को आपने 1 महीने के लिए मान लो 30 पोटेंसी दे दी तो वो ले रहा है, या 0/1 दे दी, 0/6 दे दी, तो वो लगातार लिए जा रहा है, उसको नहीं पता मेरे सिम्टम्स किधर जा रहे हैं। बट हम सिर्फ फोन पे बात करके, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप कॉल, जूम कॉल, हम पेशेंट के साथ चाहे कभी भी उसको बोलते हैं कुछ भी हो तो अपने हमारे साथ बात करो, और हमारे पूरे कंट्रोल में है। और मेडिसिन चेंज कर सकते हैं कभी भी, और टेलीफोन फॉलोअप ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे फास्टिंग में होता है, अभी पीछे करवा चौथ का व्रत आया, तो बहुत सारी बहनें जो है, या जैसे फास्ट के दिन होते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो होते हैं वो रोज़ा रखते हैं, तो उसमें एक लिमिटेशन होती है कि वो दवाई मुंह के ओरल वे से मतलब दवाई नहीं ले सकते हैं। तो उस सब चीज का एक जो है वो रमजान के महीने में, व्रत के दिनों में हमारे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ उसको पेशेंट को बिना दिए भी, बताए भी, हम वो दवाई उसकी ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उसके बाद पेंडेमिक सेफ्टी हमने कोविड में देखा कि हमें क्लिनिक बंद करने के आदेश दिए, या हमें बहुत सारा वो जो पेशेंट आइसोलेटेड, हम उस तक नहीं जा सकते, पेशेंट हमारे तक नहीं पहुंच सकता, तो वो सारी चीज़ों का जो सिंगल सॉल्यूशन है। और हमारी ओरल मेडिसिन के बारे में जो लोगों का स्केप्टिसिज्म है कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो स्टीरॉयड मिला के देते हैं दवाइयों में, या अभी कुछ है कि होम्योपैथिक दवाई जो है वो तो जी प्लेसिबो थेरेपी है। तो उस सब चीज़ का हमारे पास एक बहुत सॉलिड है, बिकॉज रिजल्ट से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। जब पेशेंट को बेहतर लगेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं आता। और जो बैंड जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे हम कुछ कंट्रीज में मेडिसिन भेज ही नहीं सकते, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जैसे पुर्तगाल है, आप वहाँ दवाई भेज ही नहीं सकते। फास्टेस्ट इफेक्ट दवाई का, एकदम से दवाई दी आपने और इफेक्ट आ जाएगा। तो ये कुछ केस रिपोर्ट्स हैं जो डॉक्टर रवि की भी हैं, डॉक्टर सैनी की, ये मैंने ऑनलाइन फेच की हैं। तो ये आपने केस देखा मिस्टर विकास यादव का, इसके ऊपर क्रोनिक सेबोरिक डर्मेटाइटिस के ऊपर उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक किया, और 99% क्योर्ड केसेस उन्होंने किए हैं। तो एलोपैथिक डॉक्टर ने बताया कि मैं क्योर नहीं की जा सकती, तो डॉक्टर रवि इसके ऊपर ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट्स हमारे हैं, जो रिट्स, जो हम जहाँ से हम रोज मैसेज लेते हैं, डॉक्टर पटना, डॉक्टर सानी इसके जो पाइनियर हैं अभी भी, तो रिसर्च करते हैं, टीचिंग करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ऑफर कोर्स कर रहे हैं। तो जो ये डॉक्टर रवि सिंह का मैंने जिक्र किया, बाकी डॉक्टर एम ए अंसारी हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने नेट से ली है। और जो पब्लिकेशंस हैं, डॉक्टर सानी की बुक जो है ट्रांसमिशन ऑफ होम्यो ड्रग एनर्जी फ्रॉम ए डिस्टेंस, बीजन पब्लिशर ने पब्लिश की है। जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्यूज में स्कोपस इंडेक्स्ड है ये जो स्टडी है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे ये बहुत बार बात हुई है, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि एक ऐसा मेथड है। तो जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी तो बहुत होता है ना, कि जैसे हमारे पास साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, हमारी बात को बहुत बार बिना सुने, बिना समझे, बिना अप्लाई किए ही नकार दिया जाता है। तो थ्योरेटिकल इनकन्सिस्टेंसीज हैं, बायोलॉजिकल इम्प्लॉजिबिलिटीज हैं, तो जो हमारे ऊपर जो जो थप्पा लगता है कि प्लेसिबो इफेक्ट है, या प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। तो अगर हम इस चीज को मेरे ख्याल इस कंट्रोवर्सीज के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो एक फिर सवाल आता है, क्योंकि हर एक इंसान के मन में सवाल आता है कि जैसे अब हम तो फिर भी बात करें कि हम होम्योपैथिक पोटेंसी जो है एलएम पोटेंसी में दे रहे हैं, बट हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे रेकी के प्रैक्टिशनर हैं, प्राणिक हीलिंग की आजकल बहुत बात हो रही है, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं ऑफर करने के लिए, वो तो सिर्फ एक एनर्जी पासेस के जरिए। तो हमारे पास तो एक बहुत स्पेसिफिक वेल प्रूवन होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनकी अपनी ड्रग पिक्चर है। वाइल रेकी प्राणिक हीलिंग है, वो एक इनडेफिनेट एनर्जी सोर्स को बात करते हैं कि वो वी आर प्रेइंग फॉर सम गुडनेस, हम पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी वर्ड है जिसको वो यूज करते हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट उसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, उस एनर्जी की कोई इंडिविजुअलाइजेशन नहीं है। हमारे पास 2000 एनर्जीज का पैटर्न है, हमारा मिटीरिया मेडिका की 2000 मेडिसिन है, वो सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी, और उनकी एक डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी एक ड्रग प्रूविंग है,
उनकी एक पैथोजेनिसिटी है, उनकी ऑर्गन एफिनिटी है, उनकी हमारे पास दो मेथड ऑफ एक्शन है, प्रूविंग में कितने दिन में कौन सा सिम्टम आया, कौन से ऑर्गन के उस पर क्या इफेक्ट है, क्या एग्रेवेशन मोडालिटीज है हमारे पास। तो हम उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, ये जो हेयर ट्रांसमिशन मेथड की मैं बात कर रहा हूँ कि होम्योपैथी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो डॉक्टर साहनी का जो तरीका है वो पेशेंट की नेचुरल बिलोंगिंग मतलब हेयर को एक ट्रांसमिशन मीडियम के यूज पे करता है। तो हमारे दूसरे मेथड जो है वो पेशेंट स्पेसिफिक, जो बायोलॉजिकल मटेरियल को नहीं यूज करते हैं, उनके पास सिर्फ एक प्ली है कि हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब रेडियोनिक्स एक साइंस है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ एनालाइज करते हैं और हीलिंग एनर्जीज को ट्रांसमिट करते हैं। हमारी होम्योपैथी में भी डॉक्टर डेविड विटको ने इसको एक विजन सॉफ्टवेयर में अप्लाई किया था कि हमारी मेडिसिन को, जो होम्योपैथिक मेडिसिन की पोटेंसीज को एक स्पेसिफिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, ऑडियो फाइल टाइप बनाई जो सबसोनिक जो, और उसके पेशेंट के कान पे उसको वो लगा देते थे रेडियोनिक्स मेथड में, और वो उस एनर्जी जो उसके ईयर्स के थ्रू वो एनर्जी उसके अंदर आ जाती थी और दवाई काम करती थी। तो रेडियोनिक्स क्या करती है कि किसी भी मटेरियल का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बना देती है, बट हमारे पास ऐसा कुछ गैजेट्स की जरूरत नहीं है। जो सानी हेयर ट्रांसमिशन मेथड है उसमें हमें किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल पेशेंट का एक बाल चाहिए, और उस बाल के सिर पे हम जो उसके पेशेंट की एक बिल्कुल यूनिक एनर्जी जो उसकी है, जो उसकी जो डीएनए के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के लिए हमें क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रेनिंग चाहिए, एलएम पोटेंसी की समझ चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग, और हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि जैसे अभी मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो मेरे पास सारे पेशेंट्स के सैंपल नहीं है, तो मैं अगर इसको अप्लाई करना चाहूँ, पेशेंट की बहुत ज़्यादा जो उसकी हमारे इंडिया में, मैंने एक दो पेशेंट से बात की, तो वो बाल को ऐसा जोड़ते हैं कि काले जादू वाले भी बाल लेते हैं, तो बाल से कुछ टोना या नेगेटिव एनर्जी ना हो। तो पेशेंट को थोड़ा सा कन्विंस करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि वो अपना बाल हमें हैंड ओवर करे, बिकॉज हमारे पंजाब में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम बालों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो बाल, अगर जो लोग तो बाल काटते हैं उनके लिए इतना मैटर नहीं करता, बट हमारी पर्टिकुलर रिलीजन में हम अपने बाल को बहुत रिस्पेक्ट, जो भी हम जैसे हम कॉम्बिंग भी करते हैं डेली, तो हम अपने बालों को ऐसे ही नहीं फेंकते डस्टबिन में, हम उसको प्रिजर्व करते हैं, और उसके बाद कभी या तो जल प्रवाह करेंगे या अग्नि भेंट करेंगे या धरती में उसको दबाएंगे। तो हम ऐसे अपने हेयर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारी कम्युनिटी में किसी के हेयर को मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। और सिम्टम पेशेंट के एक साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि मेरे को दवाई तो कोई दी नहीं, तो कैसे इफेक्ट करेगी। तो उस पेशेंट को कन्विंस करना, पेशेंट का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत चाहिए जब तक कि उसका भरोसा नहीं बनता। तो और फिजिकल, अगर हम ये तो कर रहे हैं कि फिजिकल एग्जाम्पल नहीं कर सकते, तो ये जो ला है पूरी तरह सिमिलियस सिमिलियस करेंटर के ऊपर बेस्ड है। तो केस टेकिंग चाहिए, डोज आपकी सही होनी चाहिए, नहीं तो बाकी चीज़ों की तरह ये भी एक प्लेसिबो थेरेपी बन के जाएगा। तो इट इज़ अ पोटेंटाइ पोजीशन इन एंड एडवांसमेंट ऑफ मोड ऑफ। तो मैंने जो अपने टाइटल रखा है आज की प्रेजेंटेशन का यही रखा है कि फ्यूचरिस्टिक हम एक चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज अब एनर्जी कंप्लायंस की बात आ रही है, अब एनर्जी स्प्रिंट की इम्प्रिंट्स की बात आ रही है, अब डिजिटल सिग्नेचर की बात आ रही है। तो इस काम में अगर हम जुट के लगेंगे, इस हेयर ट्रांसमिशन मेथड को थोड़ा सा और प्रिसाइजली हम रिसर्च ओरिएंटेड करके चलेंगे, तो मैं अपनी सेवाएं अर्पित करता हूँ इसमें। अगर हम थोड़ा सा चलेंगे तो उसमें हमें बहुत कामयाबी मिल सकती है, और एक फ्यूचर का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम वो फेस कर सकते हैं। तो सर, मैं इससे अपने अभी वर्ड्स को हम थोड़ा डिस्कशन के लिए मैंने टाइम रखा था, बिकॉज मैं आप लोगों से थोड़ा और इसके बारे में सीखना भी चाहता हूँ। तो जस्ट एज ए स्पीकर मैंने अपना रोल किया है पूरा करने की। अब आप प्लीज़ मेरे को गाइड करिए कि मैं कहाँ तक कामयाब रहा या नहीं रहा, तो ये आपके ऊपर है अब। डॉक्टर मुख्तिंदर जी, आपने पहले अटेम्प्ट में इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है, हमको लगता है कि बहुत समय तक प्रैक्टिस करने वाले भी इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन नहीं दे सकेंगे। तो मैं आपको साधुवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, और आपने कई एक मुद्दे को हम लोगों के सामने में बताया है। और जो आपने कहा कि जैसे डिस्टेंस इज नो बार, डेफिनेटली डिस्टेंस इज नो बार, क्योंकि मेरे पेशेंट जो है सो वो इंटरनेशनल है। डॉक्टर रवि जी के भी पेशेंट बहुत सारे इंटरनेशनल हैं जो कि बाल भेज देते हैं, और हम लोग
यहाँ पटना से वो रवि जी लखनऊ से इलाज करते रहते हैं, तो उनको लाभ होता है। और हम लोगों ने अपना अब इसके लिए एक जो मुद्दा सबसे बड़ा जो आपने बात किया कि हम लोग इसका क्या हम लोग इसको टेली मेडिसिन से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये पहली बात है। और आपने बहुत अच्छा बात एक तो डिजिटल सिग्नेचर की बात करी। ये जो दृष्टिकोण है आपका, विजन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जो है सो एक डिस्टिंक्ट सिग्नेचर है जिसका कि डुप्लीकेशन नहीं होता है। हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं, अब कुछ भी हम लोगों को आई कार्ड ये सब लेके नहीं जाना है, सीधे अपना डिजी लॉकर को खोलना है, डालना है और हम लोग अपने को एंट्री कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, यूनिक है। कहा जाता है कि नो टू ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, चाहे वो कितने जुड़े भी हो, क्योंकि सभी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सभी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और एक फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी से ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग मोबाइल के क्षेत्र में भी देखते हैं जो कि ह्यूमन मेड है, मैकेनिकल है। लेकिन ये जो आपका शरीर जो है तो ये एक स्पिरिचुअल मेड है, भगवान का बना हुआ है, ईश्वर का बना हुआ है। और इनका मैचिंग अगर हम मैकेनिकल से करना चाहेंगे तो ये शायद बहुत ही गलत होगा। ये मैकेनिकल है, इसका कोई भी इसका लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है मेस्मेरिज्म का भी, और डॉक्टर हेनीमैन का, अगर मुझे लगता है कि डॉक्टर हेनीमैन का 7th एडिशन होता, 9th एडिशन होता, तो शायद वो उसी समय में इस बात को कहते कि ये जो है सो ट्रांसमिशन है। क्योंकि मेस्मेरिज्म की ओर जाना, ओरल ऑल्फैक्शंस और टैक्चुअल के बाद में मेस्मेरिज्म की ओर जाना एक महत्वपूर्ण बात है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो आगे अब और होता तो उसके आगे भी होता, क्योंकि उन्होंने मेस्मेरिज्म का लिमिटेशंस बताया और यह कहा कि हमारे उनके पास में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं था कि कैसे कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को जानने के लिए उन्होंने कहा कि खाली कहा कि हाँ हो सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एविडेंस क्या है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है। तो डॉक्टर हेनीमैन के जमाने में कोई एविडेंस नहीं था, तो उन्होंने मेस्मेरिज्म की तुलना करी। तो आज हमारे पास में बहुत सारे चीज से तुलना करने के लिए बन रहा है। जैसे आप क्वांटम इंटेंगलमेंट की भी बात की है आपने, क्वांटम इंटेंगलमेंट पर एक रिसर्च पेपर अभी प्रेजेंट हुआ है आपको, अभी प्रेजेंट जो लीगा का कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर क्वांटम इंटेंगलमेंट को लेकर के भी प्रेजेंटेशन किसी ने सबमिट किया है, जहां की कहा कि डिस्टेंट इज नो बार, सब दूरी अब हम लोगों को अलग नहीं कर सकता है। और एक क्वांटम पार्टिकल का अगर दो भाग हो जाता है तो दोनों में एक रिलेशनशिप बना होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर से एक हेयर बाहर निकल जाता है तो वह उसका कोई मायने नहीं होता, क्योंकि वह जितना भी, जब तक उसका क्वांटम एग्जिस्टेंस होगा तब तक उसका संबंध बना रहेगा। इसलिए हम लोग उस पर दबी दबा देंगे। मैं तो अपने क्लिनिक में देखा, आपने 10 साल का लिमिट बताया लाइफ का, मैं तो देखा कि मेरे क्लिनिक में 20-20 साल 25-25 साल के पेशेंट है जो कि एक बार बाल भेज दिए थे, अभी बड़े भी हो गए काफी, 20 साल 25 साल का अंतर भी हो गया, लेकिन आज भी मैं इसी बाल को उपयोग करता हूं और उनको लिए दवा का ट्रांसमिट करता हूं और वह ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस पर बहुत ही जो क्लिनिकल आप बहुत सारे सिम्टम केसेस देखा करते हैं, डॉक्टर रवि का जो है रेगुलर अपने केस रिपोर्ट्स को साझा करते रहते हैं। कई एक इंटरनेशनल और अभी IFPH के द्वारा आयोजित कोचीन में जो सेमिनार हुआ था उसमें भी डॉक्टर रवि जी वहाँ गए थे और इस विषय पर उन्होंने चर्चा किया है। आज हमारे बीच में रवि जी भी उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर रवि जी को कहूँगा कि आप अपनों को अनम्यूट करके थोड़ा सा अपने इस विषय पर हाईलाइट कीजिए, क्योंकि अभी डॉक्टर नहीं, मुन्ना जी एक सवाल मुझको पूछना है। हाँ यस सर प्लीज सर। पहले तो मैं इतना दिन के बाद बहुत धन्यवाद हूँ डॉक्टर साहब को कि पहले लेक्चर में उन्होंने साइंटिफिकली जो इसका क्वेश्चन मार्क है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है।
इसके लिए तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन उनसे एक सवाल पूछना ये चाहता हूँ कि एक डॉक्टर साहब ने वर्ड यूज किया रमन थ्योरी। जी अब तो ये रमन थ्योरी शब्द जो आपने यूज किया, ये बहुत पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या जी इस रिसर्च को हम रमन थ्योरी से जोड़ सकते हैं? ये वर्ड आया था 10 साल पहले, जी तो उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और एक कंट्रोवर्सी थोड़ी सी रवि जी के फादर ने उठाई थी। वो भी एक अच्छे डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे, हेयर ट्रांसमिशन करते थे। तो जी उन्होंने एक बात बताई थी मुझको कि रमन थ्योरी से इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रमन थ्योरी का जो डिस्कवरी है, क्योंकि हम जिस पेशेंट को अगर हम 0/6 ट्रांसमिट करते हैं तो वही एक्शन होगा, अगर जो पोटेंसी हम ट्रांसमिट करते हैं उसके बॉडी पर, चाहे अमेरिका में हो लंदन में, तो वही इफेक्ट होगा। लेकिन रमन थ्योरी का जो लाइट है, वो जिस ऊर्जा के साथ, जिस शक्ति, जिस पोटेंसी के साथ चलता है, वो हमारे घर छत के ऊपर कुछ और है, रूम के अंदर कुछ और है। तो मेरी ये शंका है, और बहुत अच्छा लगा अगर हम लोग आपको अपना लीडर बना दें, तो मुझे लगता है कि बहुत से सवाल जो है आप जवाब दे देंगे, ये मुझे लगता है। नहीं तो ये सवाल रवि जी को भी मैं यही समझाता हूँ, क्योंकि ये कुछ उत्तर जो है हम लोग दे नहीं पाते हैं। और मैं तो इस परिवार से, इस साइंस से, इस सुविधा से काफ़ी जुड़ा हूँ, और बहुत कोशिश किया था कि इसको साइंटिफिकली गवर्नमेंट से भी हम लोग को कुछ इसको मदद मिले, लेकिन कई बार प्रयास हुआ, लेकिन साइंटिफिकली जो है हम लोग इसको बताने, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज आपका लेक्चर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से जनरली लेक्चर मैं बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ नई चीज आप बताने वाले हैं, इसलिए मैं पूरा लेक्चर सुना। तो मुझे ये लगता है कि आप कुछ इसको वो साबित कर देंगे जो देश के सामने एक क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसमिशन हाउ टू इफेक्ट, कैसे काम करता है। आपने शुरू में ये सवाल कहा और इसका उत्तर भी दिया कि ये क्वेश्चन, इसका जवाब आज भी अनुत्तरित है, हम लोग दे नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि आपने पहले ही अपने शोध में, पहले लेक्चर में, तो महाबलेश्वर में मैं मिला था, मैं ही उद्घाटन किया था वहाँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो मुझे ये रमन थ्योरी से थोड़ा आपने जो यूज किया, तो इसके बारे में थोड़ी मुझे शंका है कि ये सर, ऐसा है कि मैं बहुत हम्बली आपसे इस चीज़ के लिए अभी पहली बात तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरा लेक्चर सुना। आप इतने सीनियर हो तो आपने मेरे को आशीर्वाद दिया। बट इसके ऊपर अभी मैं आज कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं, आप पहले बोला कि मैं नौसिखिया हूँ। आपने जो सवाल उठाया है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसको स्टडी करके जरूर आपके साथ इसके ऊपर चर्चा करूंगा। पर अभी मैं आज इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर चर्चा कर नहीं। सकूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर रामजी सिंह सर, मैं जी थोड़ा सा सर। रमन थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी 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 जो सर। कि कहा गया रमन थ्योरी का जो फंडामेंटल्स क्या है। रमन ने कहा था, रमन ने एक ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स की बात करी थी। कहा कि अगर एक सरफेस है, अगर ये सरफेस है और इस सरफेस पर कोई रेज पास कर रहा है, तो जब रेज यहाँ से जाता है, बाहर निकलता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, जो एक इंसिडेंस और एक होता है कि बाहर निकलने वाला। यहाँ से सरफेस में टकराया, इससे बाहर निकला। रमन जी ने कहा कि ये रमन जी का है कि जब वो रेज बाहर से जाता है, तो ये जो सरफेस है, ये जहाँ पर जिस रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है, सो इसका प्रॉपर्टी को लेके जाता है। और इसी को लेकर के लिए देखिए, डॉक्टर साहनी को एक बहुत सारे ये सवालों का जवाब देना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप एनालॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को लाने के लिए नहीं कहा था। इन्होंने यह नहीं कहा था कि इससे हो जाता है, इन्होंने कहा कि ऐसा होता है, ये इसमें आया इंसिडेंस, और इसका जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा उसमें दवा की प्रॉपर्टी जाएगी। ये दवा, क्योंकि बाल जो है, सो बाल जब दवा में टच कराया जाता है, तो जो इसका जो ट्रांसमिट होता है, वह बाल जो है सो लेते हुए, माने इस दवा के को लेते हुए शरीर पर जाता है। लोग कहेंगे ना कि बाल डाल दिए तो कैसे दवा कैसे जा रहा है, तो उसी को बताने के लिए डॉक्टर साहनी ने उपयोग किया था ये रिफ्लेक्टिंग रेज जो है, रिफ्लेक्टिंग जो वहाँ बाल जैसे गया उसमें दवा में गया, तो वह बाहर जो निकल रहा है उसमें दवा का भी गुण लेकर के निकल रहा, अकेला ऐसे नहीं जा रहा है, उसमें दवा का गुण लेकर के जा रहा है, और वह रोगी तक सिंपैथेटिक वाइब्रेशन से पहुंचा दे रहा है।
हालांकि ये हम लोग जो दे रहे हैं, बात कह रहे हैं, आपने बहुत सही कहा कि प्लीज मेंटेन साइलेंस। इन्होंने कहा ये बात बहुत सही है। तो, ये कंट्रोवर्शियल विषय है और लोग आज भी इसको, हम लोग भी इसको पूरी तरह से नहीं कहेंगे कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी मैं मुक्तिंदर जी को कहूंगा कि थोड़ा सा क्वांटम इंटेंगलमेंट पर भी चर्चा करें, अध्ययन करें। क्वांटम इंटेंगलमेंट हम लोग का फ्यूचर मेडिसिन बहुत अच्छा होगा और जो कि बहुत ही करीब हम लोगों को लगता है हम लोग के ट्रांसमिशन का। और इस पर कई एक पेपर मैं अभी नेट पर देख रहा हूँ। आप क्वांटम इंटेंगलमेंट से रिलेटेड पेपर पढ़ना शुरू करें तो आपको लगेगा कि हम इस डिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे हैं। हालांकि क्वांटम एनर्जी में मेडिसिन की चर्चा नहीं है, लेकिन हम इसको कंपैरेटिव स्टडी में इसको ले सकते हैं। तो यही तो होगा। और ऐसे कहना कि ये है या नहीं है, ये आज भी आपने बहुत सही सवाल किया और बहुत बहुत सही बात कहा डॉक्टर सर आपने। और यह आपका बहुत ही कहना सही है कि ये शायद है या नहीं है, इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। चक्कर सिर्फ इतना ही है कि यह काम करता है, बस इतना ही है। अब एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो आधार चाहिए ना। तो एक्सप्लेन करने के लिए, चूंकि डॉक्टर बी साहनी के जमाने में जो साइंस था वो रमन थ्योरी का था, आज का साइंस जो है सो क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात कर रहा है, डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा है। तो जैसे जैसे समय नजदीक होता है, कि होम्योपैथिक दवा को भी एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन है। पहले हम लोग कहते थे कि होम्योपैथिक दवा कैसे काम करता है, अब कहते हैं कि नैनो पार्टिकल्स है। तो जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा है और वैसे वैसे होम्योपैथी प्रूव होते जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथी साइंस से भी आगे है, विज्ञान से भी आगे है, और विज्ञान की पहुंच एक सीमा पर है। और विज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे होम्योपैथी, आज एलोपैथी में भी एक मेडिसिन सिस्टम चालू हो गया जिसको कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। प्रिसीजन मेडिसिन क्या है? प्रिसीजन मेडिसिन है जैसे हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन करते हैं, एकदम सिमिलर है। हर एक रोगी का एक इंडिविजुअलाइज्ड पैटर्न खोजना, एक रोगी का पैटर्न खोजना। तो वह हम लोग भी केस टेकिंग में ही करते हैं, इसका इंडिविजुअलाइज पैटर्न खोजते हैं और उस पैटर्न के आधार पर हम लोग दवा को प्रसारित कर ये करते हैं। तो ये प्रिसीजन मेडिसिन के अंदर में लोग उसका एक सही मेडिसिन का चुनाव करने के लिए उन्होंने कहा कि आज है ना कि एक ही हम लोग कहते हैं होम्योपैथी में कि हर एक आदमी के लिए अलग अलग दवा है, एलोपैथी में कहते हैं कि सबके लिए एक ही दवाई है। तो इस बात को लेकर के आज भी वहाँ पर चल रहा है कि नहीं, प्रिसीजन होना चाहिए और हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग अलग मेडिसिन का चुनाव होना चाहिए, इंडिविजुअलाइजेशन का। तो साइंस तो पहुंचेगा ही, उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी जो है सो नेचुरल ट्रूथ है, नेचुरल ट्रूथ है और इससे हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपने जो ये सवाल उठाया, और मुख्तिंदर जी ने बड़ा अपने साफ दिल से कहा कि मैं अभी, और मैं जानता हूँ कि मुख्तिंदर जी को जब मैंने ये कहा था तो उन्होंने ना नहीं कहा। और मैं इसके लिए मुख्तिंदर जी को मैं मुख्तिंदर जी को ही क्यों चुना, मुख्तिंदर जी को मैंने इसलिए कहा था कि मुख्तिंदर जी काफी गंभीर व्यक्ति हैं और काफी रिसर्चर हैं। तो उनके मैं मैं अभी थोड़ा सा 1 मिनट का समय है, मैं डॉक्टर को भी बोलना चाहूंगा कि रवि जी आप चूंकि इस विषय पर हैं तो आप आज कुछ बात बताइए। डॉक्टर रवि आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपको मैसेज दे दिया गया है। जी सर। देखिए, हाँ, एक समय था, मुझे याद है कि जब आप पटना में इसको पेजर से कंपेयर करके, आपके पास पेजर आया था पटना में, तो आप उसको पेजर से कंपेयर करके बताते थे कि इस तरह से पेजर के द्वारा जैसे हम लोग संदेश भेजते हैं वैसे ही ट्रांसमिशन होता है। समय बदल रहा है और जो 2023 की जो नोबेल प्राइज की डिस्कवरी थी उसमें यह बताया गया कि दुनिया में दो पार्टिकल अगर सेम सोर्स से बने हैं, एक दूसरे से भिन्न भी हैं, तब भी वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और इसी को ये जो फोटॉन का इंटेंगलमेंट थ्योरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि अगर बाल आपके शरीर से अलग हो गया तब उसकी क्या कनेक्टिविटी है। और इसी चीज को आगे चल के क्वांटम फिजिक्स जो है, जो जो एंटेंगलमेंट थ्योरी है, वो प्रूव करेगी कि एक दूसरे से पार्टिकल कहीं ना कहीं सर्टेन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से जुड़े होते हैं। और यही शायद इसको आगे प्रूव कर पाएगा ट्रांजिशन को। तो हम लोग लगे हुए हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं
और हम लोग रिजल्ट के द्वारा प्रयास कर रहे हैं, और ये साइंटिस्ट का विषय है, हम लोग एक्चुअली उसमें जा नहीं सकते, कि हम लोग की साइंस की नॉलेज एक लिमिटेड नॉलेज है, फिजिक्स की नॉलेज, केमिस्ट्री की नॉलेज एक लिमिटेड नॉलेज है। तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो ये थोड़ा सा कठिन होगा। जैसे बहुत अच्छा सवाल था, एक बार डॉक्टर विजयकर से किसी ने लंदन में कहा कि डॉक्टर विजयकर, आपने केसेस दिखाए, बहुत अच्छी बात है, आप बताइए आपकी दवा ने काम कैसा किया। इट्स नॉट माई जॉब, इट्स द जॉब ऑफ द साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन हाउ दिस मेडिसिन वर्क। इट्स माई जॉब टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, इट्स नॉट माई जॉब। जैसे एक्सरे का डिस्कवरी किसी डॉक्टर ने नहीं किया था, फिजिसिस्ट ने किया था, उसी तरह से ट्रांसशन कैसे काम करता है, ये होम्योपैथ को केवल उसमें सपोर्ट कर सकता है, एक वैज्ञानिकों से हेल्प ले सकता है। लेकिन अगर चाहें कि हम फिजिक्स के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कर पाए, तो हम लोग के लिए बड़ा कठिन होगा, हमको पढ़ना पड़ेगा, दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स में हम शायद उस स्तर तक ना जा पाए। लेकिन आने वाला समय डॉक्टर रवि, क्वांटम फिजिक्स में जी डॉक्टर रवि जब शिफ्ट करना जी पड़ेगा, क्योंकि जी मीटिंग जी जी समय अपने सेशन का एंड हो रहा है। थैंक यू सर, तो थैंक यू। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, और लोग को अब बोलने के लिए समय नहीं मिल पाएगा, थैंक यू सर। और इसके साथ हम लोग का सेशन समाप्त करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आज हमारे बीच में डॉक्टर रामजीत सिंह सर उपस्थित है, मैं उनको बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे मुक्तेंद्र सिंह जी आज जो हम लोगों की यात्रा में, ये ड्रग ट्रांसमिशन की यात्रा में इन्होंने जो शामिल हुए हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप से निवेदन है कि आप फिर इस पर कुछ अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी देखिए, ये आगे चल करके ये कर सकेंगे। तो इसके साथ में और सभी ऑडियंस को जो आज इस खरना के त्योहार में भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, हम लोग के पूरा त्योहारमय है, महापर्व में हम लोग शामिल हैं, इसमें हम लोग उपस्थित हैं, यह सभी का बड़प्पन है। मैं आप सबों को इसके साथ में आज का सेशन समाप्त करता हूं। मैं सेशन को हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर धनेश जी के। डॉक्टर धनेश, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ।